स्टोरी हम लोग पढ़ रहे थे यूपी बोर्ड क्लास 12th की द गोल्ड वॉच। और इसका पहला पार्ट हम लोगों ने वहाँ तक देखा था कि शंकु नाम का जो कर्मचारी या लेबरर था जो एक फैक्ट्री में काम करता था, उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी थी। काफ़ी उधारी वगैरह हो गया था उसके ऊपर, और उसके पास और कोई चारा नहीं था कि वो गोल्डन घड़ी चुरा ले अपने अधिकारी की। एक अंग्रेज अधिकारी था, उनकी गोल्डन घड़ी चुरा ले अपने ऑफिस से लंच टाइम में, क्योंकि लंच टाइम में वहाँ रहता नहीं। और उसके मन में क्या क्या चल रहा है, कितनी चिंताएं, कैसे क्या, वो रात रात भर सो नहीं पा रहा है। कई दिनों से प्लान बना रहा है चुराने का, लेकिन चुरा भी नहीं पा रहा है। और अंत में यही सब सोचते सोचते पूरी रात करवट बदलते बदलते उसने यहाँ तक निश्चय किया कि हाँ, कल अवश्य चुरा लेगा। और काफ़ी रात बीतने के बाद उसे थोड़ी सी राहत का अनुभव होता है कि अब कष्ट दूर हो जाएगा, उससे सारी उधारी चुक जाएगी। सुनहली घड़ी को बेचकर सोने की घड़ी थी, तो उसे हल्की सी नींद आ जाती है और उस हल्की सी नींद में वो सो जाता है और सुबह हो जाती है। अब आगे हम लोग देखते हैं। What, are you still asleep? Sanku's wife said gently, shaking his shoulders. It is long after sunrise. Sanku raised his head at once. His wife picked up the younger child who was crawling up to her and asked Sanku, "Don't you have to go to work today?" What, are you still asleep? क्या अभी तक सोए हैं? Sanku's wife said gently, shaking his shoulders. शंकु की पत्नी ने बहुत ही नरमी से, प्रेम से कहा, shaking his shoulders, उसके कंधों को ऐसे हिलाते हुए अपने पति को कहा, It is long after sunrise. काफ़ी देर हो गए सनराइज हुए, सूर्योदय हुए काफ़ी देर हो चुके हैं। शंकु रेज्ड हिज हेड एट वंस. शंकु ने तुरंत अपना सिर उठाया, अर्थात जग गया. हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड हु वॉज क्रॉलिंग अप टू हर. और जो छोटा बच्चा था, यंगर चाइल्ड, वो क्रॉलिंग, रेंग रहा था. बच्चे चलते हैं हाथों पैरों के सहारे से जब शुरुआत में, तो उसको उठा लिया. एंड आस्क्ड शंकु, और शंकु से पूछा, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे? आज काम पे नहीं जाना है? ओ यस, ही सेड एंड गॉट आउट ऑफ बेड. हाँ, और तुरंत बिस्तर से बाहर आया. He stepped down into the courtyard in a hurry, watching the golden rays of the morning, sun piercing the lush bamboo foliage of the eastern side and brightening the old palm leaf thatch. He washed his face and hands as usual, put on his working clothes, and was about to leave for his factory when his wife said, He stepped down in the courtyard in a hurry. कोर्टयार्ड यानी घर के सामने आंगन टाइप का जो हिस्सा होता है, वहाँ जल्दी जल्दी उतरा, वहाँ आंगन में निकला. Watching the golden rays of the morning, sun piercing the lush bamboo foliage on the eastern side. और गोल्डन रेज, सुनहली किरणों को देख रहा था. सुबह जब सूर्योदय होता है तो सनलाइट बिल्कुल गोल्डन कलर की होती है, बड़ा सुंदर सा दृश्य होता है, तो उसको देख रहा था. और लश ग्रीन बैम्बू फॉलिएज, पूरब के उसके घर की ओर बैम्बू, बांस का झुरमुट था. उस बांस के झुरमुट से सनरेज छन छन के आती हैं, कहीं कहीं से ऐसे जहाँ पत्ते कम होते वहाँ से लाइट्स तो इस तरह से आ रही थी. और वो कहाँ पड़ रही थी? ब्राइटनिंग द ओल्ड पाम लीफ थैच. पाम लीफ, ताड़ के पत्तों की छाई हुई जो उसकी झोपड़ी थी, उस पर पड़ रही थी. ही वॉश्ड हिज फेस एंड हैंड्स एज यूजुअल. हमेशा की तरह अपने चेहरे और हाथों को धोया. पुट ऑन हिज वर्किंग क्लोथ्स. अपने काम करने वाले कपड़े उसने पहन लिए. एंड वॉज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री. और जाने ही वाला था, फैक्ट्री के लिए निकलने ही वाला था. His wife said, उनकी पत्नी ने कहा, Listen, you must buy some ointment for the child. She threw a commanding look at him. Sanku felt that each of the sore on the child's festering body was staring at him in a gruesome way. A moment passed in silence. अब देखो, परिवार की स्थितियां अभी तक कितनी ज़्यादा समस्याएं अभी भी हैं. अब कहती हैं कि लिसन, सुनिए, यू मस्ट बाय सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड. बच्चे के लिए कोई ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट यानी मलहम, कोई क्रीम, कोई दवा जो लगाई जाती है. ऑइंटमेंट खाई नहीं जाती, उसको अप्लाई किया जाता है, लगाया, लेप, उसकी शुद्ध हिंदी लेप है. शी थ्रू अ कमांडिंग लुक एट हिम. और बिल्कुल आदेश देने वाले तरीके से देखा अपने पति को. इसका अर्थ क्या हो रहा है कि बहुत पहले से वो कहती रही है, कई दिनों से कहती रही कि बच्चे को दिक्कत है. क्यों?
अब शंकु फेल्ट दैट ईच ऑफ द सोर ऑफ द चाइल्ड्स फेस्टरिंग बॉडी वाज स्टेयरिंग एट हिम इन अ ग्रूसम वे। अब शंकु को ऐसा अनुभव लगा, ऐसे उसे महसूस हो रहा था कि जैसे बच्चे के देह पर जो दाने निकले थे, जो फुंसियाँ निकली थी, घाव निकले थे, सब फेस्टरिंग बॉडी मतलब कि पूरे देह में पीले 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 मवाद ऐसे फूट फूट के बह रहे हैं। इसलिए जैसे वो एक एक घाव घूर रहा है उसको, ग्रूसम वे, बहुत ही घृणित तरीके से, बड़े बुरे तरीके से एक एक घाव घूर रहा है उसे, ऐसा उसे लगा। अ मोमेंट पास्ट इन साइलेंस, और कुछ क्षण बिल्कुल चुप्पी में बीत गए। वॉट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट? शंकु आस्क्ड लाइक अ फूल। कैसा लेप भाई, कैसी दवा, कैसा मलहम? एक मूर्ख की तरह पूछ पड़ा। ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स, कंटिन्यूड द वाइफ। वाइफ ने आगे कहा, अरे वो जब जो घाव हैं, जो फुंसियाँ, जो छाले निकले हुए हैं, उसके लिए? यू मीन यू हैव नॉट सीन द सोर्स ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी? कहना चाहते हो कि तुमने वो पूरे बच्चे की देह पर जो ये छाले निकले हुए हैं, इसको देखा ही नहीं है? यस। हाउ मेनी पैसे वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट? हाँ, कितने पैसे का ऑइंटमेंट? पूछता अपनी पत्नी से ही कि कितने का ऑइंटमेंट। इतना कहने के बाद उसे ध्यान आता है कि हाँ, ऑइंटमेंट की बात थी। एट लीस्ट 13 पैसे वर्थ, वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एट लीस्ट। कम से कम 13 पैसे की आएगी, और उसको 3 दिन कम से कम, एटलीस्ट माने कम से कम 3 दिन लगाना पड़ेगा, अप्लाई करना होगा। शंकु बिगैन टू वॉक विद बेंट हेड। करके शंकु सिर झुका के चलने लगा। प्लीज, शी कॉल्ड आउट इन अ सॉफ्ट वॉइस। कृपया, बड़े कोमल स्वर में कहा। शंकु लुक्ड बैक। शंकु ने पीछे मुड़ के देखा। शी स्पोक जेंटली। उसने बहुत नरमी से कहा, प्लीज ब्रिंग 2 ripe bananas when you come back in the evening। शाम को आते समय ना 2 पके हुए केले लाना। द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग एट नाइट। बच्चा रात को रोने लगता है। एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम। मेरे पास इतना दूध नहीं है कि मैं उसे दे सकूं। मेरे पास दूध ही नहीं, यानी दूध का जुगाड़ नहीं था। अब देखो निर्धनता की स्थिति क्या है उस आदमी की। इस कहानी को अच्छी तरह से तभी समझ पाओगे जब उसकी पूरी साइकोलॉजी, उसका मनोविज्ञान समझोगे, परिस्थितियाँ किस तरह से जटिल हैं। She stood there pulling up her blouse with her left hand। और बाएं हाथ से अपना ब्लाउज खींचते हुए वहीं खड़ी रही। ब्लाउज भी ढीला ढाला रहा होगा तो ऐसे खींच के चढ़ाया। अक्सर कंधे वगैरह सरक जाते हैं, गरीबों के कपड़े उतने फिटेड नहीं होते। द शंकु नोटिस्ड हर बेली बल्जिंग आउट। और शंकु ने ध्यान से देखा। बेली, बेली मतलब पेट का निचला हिस्सा। बल्जिंग आउट, बाहर की ओर निकल रहा था पेट। वॉज येट अनदर बर्डन ऑन द वे। क्या फिर एक बोझ रास्ते में है, फिर एक बवाल आ रहा है? तुम लोग समझ पा रहे होगे। अर्थात शंकु को लगता है कि फिर उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, पेट फूल रहा है, एक बच्चा और आने है। शंकु वो स्टन्ड। शंकु बिल्कुल एकदम स्तंभित रह गया, एकदम अचंभित, एकदम सन्न रह गया। ही कर्स्ड हिमसेल्फ। उसने अपने आप को कोसा। एंड विद अ डीप साई ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री। और एक गहरी सी आह भर के फैक्ट्री की ओर अपना रास्ता चल दिया। देखो, मैंने पहले वीडियो में भी इस पार्ट में बताया था कि चादर से अधिक पैर फैलाने का परिणाम ऐसा ही होता है। बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वही है ना कि जितनों को हम सुविधाएं दे सकें, कम से कम जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं। आज इनकी स्थिति अब तुम लोग देख सकते हो, और खुद को कोस भी रहा है। और ये भी हो सकता है कि अशिक्षा है, उसे जानकारी भी नहीं रही होगी बाकी चीज़ों की। तो खैर चल दिया यहाँ से। अब यहाँ से अब पत्नी की आवश्यकता देखो कि कितनी ज़्यादा है। घर तो उसे चलाना है, बच्चों को वो दिन भर देख रही है, ये तो दिन भर फैक्ट्री में है। फिर कहते लिसन, डू नॉट फॉरगेट। सुनो, भूलना मत। अब जाने लगा, फिर से याद दिला रही। द वाइफ रिमाइंडेड हिम, याद दिलाया। शंकु नॉडेड हिज हेड एंड वॉक्ड ऑन। ऐसे ऐसे सिर हिलाया, नॉडेड यानी ऐसे ऐसे किया और चला गया। बोला नहीं अब, यानी इतना चिंतित है, इतना वो परेशान हो चुका है कि अब बोलने की भी ज़रूरत नहीं समझ रहा है, चला जा रहा है। एट 1 o'clock, अब ये सीन, अब से घर का सीन खत्म हुआ, अब फैक्ट्री का सीन शुरू होता है। फिर अब फैक्ट्री का सीन है, और फैक्ट्री के ही सीन में ये चैप्टर तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। At 1 o'clock, the bell rang for the interval. Everyone rushed in haste to homes, hotels, or tea shops for lunch.
Sanku was the only one who did not go anywhere. He stood leaning against a pillar in a corner on the west side of the office. His heart was clouded and bursting with impatience. At 1 o'clock the bell rang for the interval. Interval टिफिन का समय, लंच टाइम हुआ, 1 बजे घंटी बजी. फैक्ट्रियों में घंटी भोंपे ऐसे लगे रहते हैं, सायरन वगैरह. हम लोगों ने भी बचपन में कलकत्ते में देखा है, ऐसे पूं करके बड़ी तेज बज जाए, फिर वो पता चल जाए कि हाँ फैक्ट्री में खाने की छुट्टी हुई. तब कारखाने बहुत थे कलकत्ते में. अब तो सब वहाँ के वामपंथियों ने इतना जिंदाबाद मुर्दाबाद लाल सलाम लाल झंडा पूरा बर्बाद कर दिया. वामपंथ ने बंगाल को बर्बाद कर दिया. वहाँ ऐसे फैक्ट्रियाँ, तो वहाँ भी ऐसे घंटी कुछ रही होगी बजी, जैसे स्कूलों में भी तुम लोगों के लिए घंटी बज जाती है, जान जाते हो बच्चे. तो इतनी छोटी घंटी तो नहीं होगी, फैक्ट्री बड़ी रही होगी तो बिजली की घंटी या सायरन. एवरीवन रश्ड इन हेस्ट टू होम्स, होटल्स और टी शॉप्स फॉर लंच. और ये घंटी बजते ही सब लोग रश्ड बड़ी तेज भागते थे. समय बड़ा नपा तुला होता है, ये घंटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. इवन लंच का ही टाइम होता है, हम लोग भी जल्दी करते हैं. हमें जैसे टिफिन, बनारस से आता हूँ टिफिन लाना है, तो वो टाइम बड़ा जल्दी, बच्चे भी जल्दी करते हैं. किसी को बाहर जाके कुछ खाना या लंच लाया, या दोस्तों से बातचीत, या किसी दूसरे क्लास में किसी मित्र से मिलना. तो ये तो बेचारे लेबरर्स हैं, इन्हें तो शारीरिक श्रम करना है, तो हेस्ट यानी तेजी से, जल्दबाजी में सब निकलते. होम्स या तो घर जाते, किसी का घर आसपास है, या तो होटल्स, इनको होटल में खाना खाना, इसको देखो होटल पढ़ते हैं, होटल, होटल प्योर प्रोनाउंसिएशन. ज़्यादातर लोग इसको होटल बोलते हैं. हिंदी में बोल लोगे तो चल जाएगा, लेकिन मैं, प्रयास मेरा हमेशा रहता है कि मैं तुम लोगों को सही उच्चारण बताऊं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, या कोई और भाषा. बहुत ज़्यादा भाषाएं तो नहीं आती, लेकिन हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, अवधी, उर्दू, संस्कृत, तो उच्चारण बहुत इंपॉर्टेंट है. होटल, होटल की, और टी शॉप्स फॉर लंच, लंच के लिए टी शॉप्स. कुछ लोग टी शॉप पे चले जाते, वहाँ बैठ के खाते होंगे, कुछ नाश्ता वास्ता मिल जाता होगा. शंकु वॉज द ओनली वन हु डिड नॉट गो एनीवेयर. और शंकु केवल एक ऐसा बचा जो कहीं नहीं गया, ये कहीं नहीं जाता था. ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट अ पिलर इन अ कॉर्नर ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस. ऑफिस के पश्चिम ओर कोने पे एक खंबा था, उसी खंबे से ऐसे टिक के खड़ा. खंबे से तुम लोग देखियो कैसे टिक के खड़े हो जाते, ऐसे पीठ से सहारा लेके या बगल से ऐसे सहारा लेके खड़े हो जाते. हिज हार्ट वॉज क्लाउडेड एंड बर्स्टिंग विद इम्पेशंस. और उसका हार्ट, क्लाउडेड मतलब एकदम घिरा हुआ था, इम्पेशंस अधैर्य हो रहा था, बर्स्टिंग धाड़ धाड़ धड़क, एकदम अधीर हो रहा था उसका हृदय. ढेर सारे संदेह के बादल हृदय में भरे हुए थे, और इस तरह से वो परेशान हो रहा था. A few moments passed. The engineer, a short, fat Englishman with cat-like eyes, who looked like a marble statue, got out of the room, closed the door, and left. As usual, there was no watch on his wrist. Sanku's heart felt cool with relief. A few more moments passed. Sanku looked all around. There was nobody in sight. A few moments passed. कुछ देर बीत गए, यानी सारे लेबरर्स चले गए. द इंजीनियर, अब उस इंजीनियर की बात हो रही जिसकी घड़ी इनको चुरानी है. अ शॉर्ट फैट इंग्लिश मैन, एक छोटे कद का मोटा सा अंग्रेज आदमी है, विद कैट लाइक आइज, बिल्ली जैसी उसकी आंखें हैं, चमकदार और भूरी. हु लुक लाइक अ मार्बल स्टैच्यू, लगता था कि एकदम संगमरमर की मूर्ति है, यानी इतना गोरा इतना चिकना था वो अधिकारी कि संगमरमर की मूर्ति जैसा लगता था. गॉट आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर आया, क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद किया, एंड लेफ्ट, चला गया. एज यूजुअल, हमेशा की तरह, देयर वॉज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट, उसकी कलाई पर घड़ी नहीं थी, हमेशा की तरह. यानी घड़ी वो छोड़ के जाता था, जहाँ लंच करने जाता था वहाँ मुँह हाथ धोना रहता है. घड़ी अक्सर जो पहले घड़ियाँ आती थी वो पानी से बचाना पड़ता था बहुत ज़्यादा. हम लोगों ने बचपन में बड़ा शौक था घड़ियों का, तो पानी अगर किसी तरह चला गया तो बेकार हो जाती थी घड़ियाँ. अब नए ज़माने में वाटर प्रूफ वगैरह आने लगी, तो वहाँ घड़ी उसकी कलाई पे नहीं थी. तो क्या हुआ, शंकुज हार्ट फेल्ट कूल विद रिलीफ. शंकु के हृदय को बड़ा चैन मिला कि अच्छा अच्छा, घड़ी आज भी छोड़ के जा रहा है, क्योंकि उसने डिटरमिन कर लिया, निश्चय किया चोरी करने का. तो घड़ी अगर लगाया जाता तो इसका प्लान गड़बड़ होता. अ फ्यू मोर मोमेंट्स पास्ट, कुछ पल और बीत गए. शंकु लुक्ड ऑल अराउंड, शंकु ने चारों ओर देखा. देयर वॉज नो बडी इन साइट, कोई भी दिख नहीं रहा था. जहाँ तक देख रहा था चारों ओर कोई नहीं. He walked towards the office. वो धीरे धीरे चल के ऑफिस की ओर गया. द ग्लास विंडो एज यूजुअल वॉज ओनली पार्शली क्लोज्ड. और वो शीशे की जो विंडो थी, विंडो के जो दरवाजे थे शीशे वाले, एज यूजुअल हमेशा की तरह ओनली पार्शली क्लोज्ड,
थोड़ा सा ही बंद था, यानी पूरी तरह से लॉक नहीं था, ऐसे जिस तरह से कहते हैं ना दरवाजे से भिड़ा देना, थोड़ा खुला हुआ रहना, ऐसा था। द गोल्ड वॉज ऑन द टेबल, और वो गोल्ड वाली वॉच टेबल पे ही थी। हाउ इट ग्लिटर्ड, कैसे ये चमक रही थी। हिज हार्ट बीट फास्टर, उसका हृदय और तेज धड़कने लगा। द इंग्लिश मैन वुड रिटर्न आफ्टर लंच एंड हिज सिएस्टा ओनली बाय 4 o'clock। तो ये अंग्रेज भी चूंकि अधिकारी है, तो ये लंच भी करेगा और सिएस्टा, सिएस्टा मतलब थोड़ा सा रेस्ट लेना, झपकी लेना, हल्की सी नींद लेना, दोपहर के समय जो नींद लेते हैं, लंच करेगा, फिर ये करेगा और लेटेगा, उसके बाद आएगा। यानी 1 बजे छुट्टी हुई है, ओनली बाई 4 o'clock, लगभग 4 बजे तक। अ गुड अपॉर्चुनिटी, कितना अच्छा मौका। देयर वॉज नो बडी अराउंड, कोई आसपास नहीं। 1, 2, 3, 6 or 7 minutes passed. Suddenly Sanku thought, suppose someone sees me? As in the past few days, fear pushed him forward. He took a few steps, looked around, but saw no one. Prompted again by urgent need, he walked towards the room. Once again he looked around. Nobody was there. A shudder passed through his veins. His heart throbbed. 1 second passed. He stretched out a hand and the gold watch was in it. Nervously, his eyes made a quick survey. No one was there at all. Trembling, he put the watch in the pocket of his trousers. He held his breath and walked towards in haste. After about 10 steps, he looked back. Then he saw someone walking quickly along the eastern corridor. 1, 2, 3, 6 or 7 minutes passed. यानी 1-1 मिनट करके धीरे धीरे 6-7 मिनट बीत गए। और सडनली, अचानक, शंकु थॉट सपोज समवन सीज मी, अचानक शंकु ने कहा मान लो अगर कोई देख लिया तो। एज इन द पास्ट फ्यू डेज फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से हो रहा था, डर उसको ढकेल रहा था, भय भय अलग धक्का दे रहा था भाई कि चलो। ही टुक अ फ्यू स्टेप्स, उसने कुछ कदम बढ़ाए। लुक्ड अराउंड, चारों ओर देखा, बट सॉ नो वन, लेकिन कोई नहीं था। प्रॉम्प्टेड अगेन बाय अर्जेंट नीड, ही वॉक टुवर्ड्स द रूम। प्रॉम्प्टेड यानी लालच में आकर या प्रेरित होकर, अर्जेंट नीड जो एकदम तत्काल आवश्यकताएं थी उससे प्रेरित होकर, ही वॉक टुवर्ड्स द रूम, वो रूम की ओर चला। वंस अगेन ही लुक्ड अराउंड, फिर से उसने चारों ओर देखा। नो बडी वॉज देयर, कोई नहीं था। अ शडर पास थ्रू हिज वेन्स, और एक कपकपी सी उसकी नसों में दौड़ गई। ऐसा लगा कि पूरी नसों में एक कंपन सी हो गई, पूरे देह के एक एक नस कांप गई उसकी डर के मारे। हिज हार्ट थ्रॉब्ड, और उसका हृदय भी, उसका हार्ट धाड़ धाड़ धड़क रहा था। 1 second passed, 1 सेकंड और बीता। ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड एंड द गोल्ड वॉच वॉज इन इट, उसने अपना एक हाथ ऐसे फैलाया, यानी खिड़की के अंदर फैलाया, और गोल्ड वॉच उसमें आ गई। नर्वसली, बिल्कुल घबराहट में, हिज आइज मेड अ क्विक सर्वे, उसकी आंखों ने फिर एक जल्दी से पूरा जायजा लिया चारों ओर का। चारों ओर उसने देखा, जांच किया। नो वन वॉज देयर एट ऑल, कोई भी नहीं था वहां। ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए, ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर्स, कांपते हुए हाथों से उसने वो घड़ी अपने ट्राउजर्स की जेब में, अपने जो पैंट नीचे वर्किंग होती है ट्राउजर, उसमें डाल दिया। ही हेल्ड हिज ब्रेथ, उसने अपने सांसों को किसी तरह रोका, संभाला। एंड वॉक फॉरवर्ड इन हेस्ट, और जल्दी जल्दी आगे बढ़ गया। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स ही लुक्ड बैक, लगभग 10 कदम चलने के बाद उसने पीछे देखा। देन ही सॉ समवन वॉकिंग क्विकली अलोंग द ईस्टर्न कॉरिडोर, और तब उसने देखा कि पूरब वाले गलियारे की ओर कोई जल्दी जल्दी जा रहा था। यहाँ तक हम रखते हैं आज। तो देखो, वो प्रोफेशनल चोर नहीं था, वो जीवन में पहली चोरी कर रहा था। तो इस पार्ट में हमने ये देखा कि वो कितना परेशान, कितनी बार वो जांच पड़ताल कर रहा है, कितनी बार उसके अंदर शंका हो रही है, और कितना झिझक रहा है, कितना संकोच है, और फिर वो उसकी जो तत्काल आवश्यकताएं थी उसे ऐसा करने के लिए बाध्य कर ही देती हैं, और वो अंत में घड़ी चुरा तो लेता ही है। और चुराने के बाद वो थोड़ा आगे बढ़ता है और उसे शंका होती है कि कोई पीछे है, और देखता है तो उसे लगता है कि कोई पीछे ईस्टर्न कॉरिडोर में कोई व्यक्ति जल्दी जल्दी चल रहा है। यहाँ तक रखते हैं, बाकी हम अगले पार्ट में देखेंगे।